हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। मैं एस के सोलंकी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न। ध्यान रखना, इससे पहले एक बेसिक थ्योरी की क्लास हो चुकी है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ से पहले क्वेश्चनों को खुद लगाएं और उसके बाद इस क्लास को देखें। इसकी कुछ वीडियो और भी बनेंगी जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे। तो आओ शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, अनुपात और समानुपात। तो एक्चुअली में अनुपात होता क्या है? देखो, अनुपात का मतलब होता है कि यदि दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को कितना दिया गया और दूसरे व्यक्ति को कितना गुना दिया गया। आसान भाषा में यदि कहें तो अनुपात का मतलब होता है क्या, गुना या हिस्सा या फिर पार्ट यानी के पीस। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुपात हमेशा सजाती राशियों का होता है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग राशियों में अनुपात निकालें, यानी अनुपात हमेशा सजाती राशियों में होता है। जैसे एक व्यक्ति को 5 चॉकलेट दी गई और एक को 8 चॉकलेट दी गई, तो इसका मतलब उनके लिए 5:8 के अनुपात में चॉकलेट दी गई। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी थी? 5, 8, 13। तो 13 में से 5 पार्ट किसी को दिए गए और 8 पार्ट किसी को दिए गए। तो उन दोनों को जो वस्तुएं दी गई वो 5:8 के अनुपात में दी गई और अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो आओ, हाँ, अनुपात हमें समझ में आया। और दूसरा शब्द होता है क्या, समानुपात यानी प्रपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात में अंतर ये है, देखो, अनुपात होता है A अनुपात B और इसको अपन लिख सकते हैं A/B, यानी अनुपात को कॉलन से अलग किया जाता है। तो इसमें A प्रथम पद और B अंतिम पद। और यदि समानुपात की बात करें तो ध्यान रखना, समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात बराबर हों या समान हों तो उसी को अपन क्या, समानुपात कहते हैं। जैसे A अनुपात B बराबर हो B अनुपात C के, या इसे ऐसे कह सकते हैं बराबर हो C अनुपात D के। तो यहाँ पर जो बराबर का निशान है वो डबल कॉलन से दर्शाया जाता है। तो इसको अपन लिखेंगे किसमें, समानुपात में। देखो, A/B बराबर होगा C/D, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें ये अनुपात बराबर है, यानी A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। तो आशा करता हूं ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित हम सवाल कर लेते हैं। ध्यान रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक के लगभग सभी टॉपिकों में लगता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो SICI हो, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे वो एज हो यानी आयु वाला हो, यानी कि लगभग ये सभी टॉपिकों में लगता है। तो आओ शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेंगे, देखो, पहला जो है वो है समानुपात पर आधारित प्रश्न और दूसरा बनेंगे अनुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके बाद जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न, और अगला संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और अगला सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न, फिर अगला अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न और सिक्कों पर आधारित प्रश्न, और अगला आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। यानी कोशिश करेंगे इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको करने की। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ में लिंक भी दिया गया है, यहाँ से तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे भी जा सकते हो। तो इसका पहला टाइप लेते हैं। पहला टाइप है समानुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर बात हो रही है? समानुपात पर।
तो यहाँ पे समझते हैं समानुपात को। जैसे कि मैंने अभी बताया, समानुपात का मतलब होता है प्रपोर्शन, यानी दो अनुपात यदि बराबर हैं तो उसे समानुपात कहा जाएगा। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये क्या लिखा हुआ है, समानुपात में लिखे हुए हैं, और इनको हम लिखते हैं A/B बराबर C/D। तो इसमें ये जो पद हैं मध्य पद कहलाते हैं और A और D बाह्य पद कहलाते हैं। यदि इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी A इंटू D बराबर होगा B इंटू C के। तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंदर वाले पदों का गुणा होता है और बाह्य वाले पदों का गुणा अलग होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यदि इनके जोड़े में से कुछ पूछा जाता है, बाह्य पदों में से पूछा जाता है, तो इसमें से एक पद नीचे जाएगा। क्या इनमें से एक पद, जैसे कि A का पूछा गया तो D कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, और यदि D का पूछा गया तो A नीचे पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, यानी जिसके जोड़े में से, यानी बाह्य पदों के जोड़े में से या अंत पदों के जोड़ों में से कोई भी पूछा जाता है तो उसके जोड़े का एक जो पद होगा वो नीचे चला जाएगा। ऐसा हम ट्रिक लगाएंगे। तो इसमें यदि देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 5, 21 और इसमें फोर्थ अनुपात पूछा है, यानी चतुर्थ अनुपात पूछा है। तो 4 का जोड़ा पहले से बनता है, तो इसकी जगह यदि अपन x लिख लें, यदि हम इसकी जगह x लिख लें तो x का जोड़ा जो होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। x का जोड़ा क्या है, 3, और जो मध्य पद हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएंगे। तो 3 7 21 और 7 5 35, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 35। इन प्रश्नों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 3 से इन दोनों में से किसी भी संख्या को काट सकते हैं, 3 से इन दोनों में से किसी भी संख्या को यानी मध्य पद को काट सकते हैं। तो 3 7 21 7 5 35, और इसका आंसर आ जाएगा 35। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है 1.2 रेशियो 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क्स अनुपात 14। तो हम जानते हैं कि इसमें मध्य पदों का जोड़ा नहीं है, तो 3.5 कहाँ जाएगा, नीचे, और ये दोनों कहाँ, ऊपर। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 3.5, और ये क्या जाएगा, x। तो यहाँ अपन दशमलव से दशमलव हटा देंगे, और 7 पंजे 35 और 7 दूने 14, और यहाँ पे 12 दूने 24/5। हाँ, ध्यान रखना ये x का मान आ गया 24/5, या ये अनुपात है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डबल भी कर सकते हैं। 24 का डबल कितना, 48, और 5 का डबल कितना, 10। तो जब 48 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4.8। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अनुपात में यदि किसी भी संख्या, अनुपात के प्रत्येक पद में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें अनुपात पर कोई फर्क नहीं मिलता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.8। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, अब इनको अपन ऑन स्क्रीन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का जोड़ा है और बाह्य पदों का अलग से जोड़ा है। तो यहाँ यदि हम दशमलव को हटाकर नीचे क्या 100 ले लें तो 9 पंजे 45, यानी कि 5 बार कट जाएगा, और 26 का 130 आ जाएगा, और 130 में यदि 100 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3। इसको ऐसे देखो, तो सबसे पहले ले लेंगे x, और x यानी इसका जोड़ा क्या है, 9, नीचे पहुंच जाएगा। अब ऊपर आ जाएंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2.6। अब इन दोनों दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या, 0 लगा दिया। अब 9 से काट दिया, 9 पंजे 45 और 26 पंजे 130, और नीचे क्या है, डबल 0 है, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, x = 1.3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ये दोनों पद हैं
और ये दोनों पद हैं। तो यहाँ पर 45 से 9 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू कितना 2। क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस वाले प्रश्न में देखें तो इनका जोड़ा नहीं है मध्य पदों का, तो यहाँ पर क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 23 का 2 गुना होगा कितना 4.6, 2.3 का 2 गुना 4.6 और 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मध्य पद का जोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर यदि देखें तो इनसे इनको काट सकते हैं। देखो 7.1 का डबल होगा 14.2, 2 बार कट जाएगा, यानी इससे इसको काट सकते हैं। अब 2 से ये वाला कट जाएगा, कौन सा 2.8, ये हो जाएगा 1.4। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना 1.4, इसका आंसर आ गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो जिसमें जो जोड़ा है उसमें से एक का पूछा है तो इसका जो जोड़ा होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा नीचे 14.2 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा कितना 7.1 मल्टीप्लाई बाई 2.8। तो यहाँ 7.1 से 2 बार कट गया 14.2 और 2 से ये कट गया तो आंसर आ गया 1.4। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। ये अगला टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। तो यहाँ पे दिया गया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मैंने बताया था कि जब 3 संख्याओं की बात की जाएगी तो उस स्थिति में हमारी जो 3 संख्याएं होंगी उनमें से 2 की वैल्यू दी गई होगी और 1 की वैल्यू पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 3 संख्याएं, लेकिन इसने क्या पूछा है मध्यानुपाती, और मध्य A, B और C। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है मध्यानुपाती। अब ध्यान रखना कि जब 3 संख्याओं की बात होती है तो ये वितत अनुपात में होते हैं। कौन से में? वितत अनुपात में होते हैं, जिनको हम लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C, और इन्हीं को आगे अपन लिखेंगे क्या A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, यानी कि इसमें मध्य पद को डबल कर देते हैं और आगे हम इसको लिख सकते हैं A बटे B बराबर B बटे C। तो B और B का गुणा होगा तो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लगा देंगे तो मध्यानुपाती क्या जाएगा B बराबर रूट में AC। तो अब ध्यान रखना हम डायरेक्ट यहाँ से मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तो B का मान आ जाएगा कितना? B का मान आ जाएगा 9 इंटू 25। तो 9 का आ जाएगा यहाँ 3 और 5 25 का आ जाएगा 5, तो 5 दिया 15, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसको आसान तरीके से केवल इतना ही करना है, जब मध्यानुपाती पूछा जाता है, देखो तुम्हारा जो प्रथमानुपाती होता है वो होता है A बराबर, देखो हमने ऐसे लिखा इस प्रकार, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर AC। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अपन रिलेशन निकल के आता है B स्क्वायर बराबर AC। कहाँ से? यहाँ से। तो इसमें यदि मध्यानुपाती A पूछा जाता है तो वो होता है B स्क्वायर अपॉन C, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी B स्क्वायर, C नीचे आ जाएगा। और यदि B पूछा जाता है तो ये हो जाएगा रूट में AC, और यदि C पूछा जाता है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू हो गई, लेकिन हमारे लिए क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा गया मध्यानुपाती। तो यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा कितना 9 प्लस मल्टीप्लाई बाई
25। तो 9 का 3 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 15। अब ये 15 मध्यानुपाती कैसे है, इसको ऐसे समझो, जैसे कि हमने लिखा 9/15 बराबर 15 बटे कितना? 25। अब देखो क्या ये समानुपात में हो रहा है, देखो 3 तिया 9 और 3 5 15। अब यहाँ 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे देखो 3/5 3/5 आ गया, यानी कि हमारा जो थ्योरी है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 12 और 30 का क्या पूछा है? तृतीयानुपाती। जब तृतीयानुपाती की बात आती है तो वो होता है b² a। तो यहाँ पर तृतीय पूछा है तो a और b की वैल्यू दी है, तो b का वर्ग कितना होगा? 30 का वर्ग और a की वैल्यू कितनी है? 12, और 30 का वर्ग हो जाएगा कितना? 900 बटे 12। अब इसको अपन काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि 300 में 4 का भाग देंगे और इसे अपन लिख सकते हैं 4 से 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, जैसे 12/75 बराबर 75 बटे यह है हमारा तृतीय अनुपाती 12/30 बटे 30/75। तो यहाँ देखो इसको काट सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15 5 75, और इससे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। देखो 2/5 और 2/5 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 6 5 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 6 5 21 का चतुर्थानुपाती, जब चतुर्थानुपाती की बात आती है तो 4 संख्याओं की बात की जाती है और जिसमें से एक संख्या दी गई होती है। तो चतुर्थानुपाती से मतलब है A/B समानुपात C/D। तो यहाँ पर A की वैल्यू 5 दी है, 6 दी है, और B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू दी है 21, और D की वैल्यू अपन को पता करना है। तो इसमें D की वैल्यू पता करना है जिसका जोड़ा A से होता है, तो D बराबर हो जाएगा BC/A, यानी कि मध्य पद क्या? 5 और 21, 5 × 21 और डिवाइडेड बाई 6, ये कौन सा आ जाएगा? चतुर्थ पद। तो 3 दूनी 6 ते 7 थे 21 और 7 पंजे 35, यानी कि 35/2, यानी कि 17.5, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 17.5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इनको अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। जब प्रथमानुपाती की बात की गई है तो वो होता है A = B × C/D। अब यहाँ पर प्रथमानुपाती पूछा है तो ये BCD की वैल्यू दिया हुआ है और A की वैल्यू पूछा गया है, तो D कहाँ जाएगा? नीचे। तो 8 × 5/2.5, तो 2.5 से 2 बार कट गया 5 और 8 दूने 16, तो ये आंसर कितना आ गया? 16। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 2.5 का डबल 5 होता है, तो 2 बार कटेगा और 8 दूने 16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। ये आसान प्रश्न है, इसके सारे बस तुम्हें उसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x/y बराबर 4/5 है, तो इसका मान ज्ञात करो। यानी कि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x/y बराबर कितना दिया है? 4/5। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 4 है और y का मान 5 है। तो हमें केवल यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो इसको लिखेंगे 5 और x की जगह कितना आएगा 4 -3 और y की जगह 5 और अपॉन 6 और x की जगह कितना आ जाएगा 4 और उसके बाद प्लस लगा हुआ है 3 और y की जगह आ जाएगा 5। बस इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे 20 माइनस 15 और 24 माइनस 15, तो यहाँ बचेगा कितना 5/9। क्या जाएगा 24 में से 15 गया तो 9 बचा, तो 5/9 क्या जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अगले सवाल को देखते हैं। ठीक ऐसा ये सवाल है जिसमें अपन को a और b की वैल्यू रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है, यदि इसका मान इतना दिया है तो इसका मान कितना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल p का मान, इस एक्सप्रेशन में p का मान 2 रखना है और q का मान 3 रखना है। हम इनको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे p का मान 2 तो 8 हो गया और 6 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 ऊपर बचा और नीचे q का मान कितना है 3 और p का मान 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 इधर आ गया और यहाँ पर 3 दूनी 6 6 12, 2/12 यानी कि 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ठीक वैसा ही सवाल है। इस प्रकार के सवालों में हमें केवल x और y की वैल्यू रखना होता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है कुछ इस तरीके से दी है, यहाँ पे दी है x/3 = y/4। तो इसमें ध्यान रखना, इस y को नीचे ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x/y बराबर 3y/4, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो हम कह सकते हैं यदि अपॉन में वैल्यू लिखी होती हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 ही होगी और y की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में अपन y को नीचे ले आएंगे और 3 को आगे ले जाएंगे। तो अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है x की वैल्यू वही होती है जो उसके नीचे लिखी हुई है। कब, जब वैल्यू हमारी इस प्रकार लिखी हुई है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 है तो 2 3 6 प्लस और y की वैल्यू 4 है और आगे 3 3 3 9 और -2 और y की वैल्यू 4 यानी कि 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 10। 10 ही है। अगला टाइप देखते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो 17:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक पद से घटा रहे हैं। क्या, प्रत्येक पद से घटा रहे हैं और समान वैल्यू घटा रहे हैं। क्या दिया है कि यदि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, मान लें x घटाया जाए, कि हमारा जो अनुपात है वो 5:7 हो जाए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बड़ी वैल्यू है और इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू क्या छोटी हो जानी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इनमें जो अंतर होगा वही अंतर इनमें होना चाहिए, यानी कि अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक तरीका ये भी है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 17 का 7 से फिर x से, इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक तरीका ऑप्शन से भी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे इनको बराबर करने की। क्या, इनको बराबर करने की। तो इक्वलिटी लाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का है, और इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का है। तो इसमें क्या करेंगे कि भाई दोनों में क्या कर दो, 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा कितना 10 और ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, इनको भी डबल करना होगा, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 38। तो अब यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 24 का है, और यहाँ पे डिफरेंस लें तो भी डिफरेंस कितने का है 24 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रत्येक पद में से क्या घटा दें 24 घटा दें, क्या 17:19 में से क्या घटा दें 24 घटा दें, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 5:7 हो जाएगा। देखो इस सवाल में पहले ही यहाँ पे जो डिफरेंस है वो समान है। देखो 17 में और 5 में डिफरेंस कितने का है 12 का, और 19 में और 7 में डिफरेंस कितने का है 12 का। तो यदि इन दोनों में समान डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ x का मान कितना है 12। क्लियर है। अगले सवाल में और कंसेप्ट में बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। जब बात आती है प्रत्येक पद की तो प्रत्येक पद में जोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में हमें अंतर बराबर करना होता है। जैसे 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात क्या हो जाए 2:3 हो जाए। तो जब दोनों में समान वैल्यू जोड़ रहे हैं तो अंतर दोनों का क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ पर अंतर 1 का, यानी अंतर समान नहीं है। तो इस अंतर को समान करने के लिए एक तरीका है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6। अब देखते हैं 3 से 4 कितने का अंतर है 1 का, 5 से 6 कितने का अंतर है 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें 1 जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखो जोड़ के देखते हैं क्या था हमारा 3/5, तो 3 में यदि 1 जोड़ा तो 4 हो गया और 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया। तो इसका मतलब इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि हमारा अनुपात क्या हो गया 2:3 हो गया। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब प्रत्येक पद में जोड़ने की बात आती है तो हमें दोनों के डिफरेंस को क्या करना होता है समान करना होता है। अगला सवाल है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी क्या है प्रत्येक, जब प्रत्येक पद की बात की जाए तो हमें अंतर क्या करना होता है समान करना होता है। जैसे दिया हुआ है 7:5 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं अपन 5 जोड़ रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारा अनुपात 4:5 हो जाता है। तो जरा देखते हैं क्या डिफरेंस दोनों में समान है क्या, क्योंकि दोनों में समान जोड़ रहे हैं। 9 5 में 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर 3 का है, यानी डिफरेंस समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं 9 से 10 कितने का डिफरेंस है 1 पार्ट का, और 7 से 8 कितने का डिफरेंस है 1 पार्ट का, यानी 1 पार्ट जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट का मान कितना हुआ 5। जब 1 पार्ट का मान 5 हुआ तो फिर 7 पार्ट का 35 और 9 पार्ट का 45। तो पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी 45 होगी। देखो इस सवाल को एक बार और मैं समझा देता हूं।
देखो हमारी संख्या दी थी 7:9 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं अपन, 5 जोड़ रहे हैं, और जिससे अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, समान करना है। तो डिफरेंस को समान करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इधर जो अंतर है कितने का, 2 का, और इधर अंतर है कितने का, 1 का। तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे इन पदों में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूने 8। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 7 से 8 कितना हुआ, 1 प्लस हुआ, और 9 से 10 कितना हुआ, 1 प्लस हुआ, कितना 1 प्लस हुआ, दोनों में समान अंतर आ गया। और 1 पार्ट की वैल्यू है 5, क्योंकि वो क्या क्या कह रहा है, 1 नहीं जोड़ते हम, क्या जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो फिर 9 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 9 पंचे 45, और 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 पंचे 35। तो अब यहाँ पे देखो, यदि इसमें अपन 5 जोड़ देते हैं तो ये 40 हो जाता है, और इसमें यदि 5 जोड़ देते हैं तो ये 50 हो जाता है। 0 से 0 कट गया और हमारा अनुपात आ जाएगा कितना, 4:5, जो कि यहाँ पे दिया गया है 4:5। तो इसमें जो कंसेप्ट था मैंने क्लियर समझा दिया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखो यहाँ पे जोड़ने की बात की गई थी, और यहाँ पर क्या कह रहा है, राशि में 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। देखो अब इस प्रश्न को मैं बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा, ज्यादा नहीं समझाना है। इसमें क्या हो रहा है, क्या दिया है, 2:3, उसमें क्या 5 घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3:5। जब इसमें से 5 घटा रहे हैं, इसमें से 5 घटा रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, 5 में से 1 घटाया तो 6 आया, और 4 में से 1 घटाया तो कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, 5। 1 पार्ट की वैल्यू 5 है, तो फिर 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, और 6 पार्ट की वैल्यू 30 होगी। कितनी होगी, 30 होगी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसने पूछा छोटी राशि क्या है, तो छोटी राशि क्या है, 20 है। अब अगला टाइप के यहाँ पे प्रश्न है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखो 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब अनुपात का मतलब ये होता है कि अनुपात अपने लघुत्तम रूप में लिखा होता है, यानी छोटे से छोटे रूप में लिखा होता है। जैसे वास्तविक संख्याएं 20 और 25 हैं, तो ये अनुपात ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कितना, 4/5, क्योंकि 20/25 ये वास्तविक था, लेकिन इसका लघुत्तम रूप लिखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन 3 संख्याओं को क्या लिखा हुआ है, ये छोटा रूप लिखा हुआ है। ये संख्या अपने वास्तविक रूप में नहीं है। तो 10 का हो सकता है ये अपने आधे रूप में हो, तो ये 20 हो जाए, ये 30 हो जाए, और ये 48 हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हमें इन सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे अगले वीडियो में हम वो प्रश्न करेंगे जिनमें ऑप्शन दिए गए होंगे, तो वहां पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल में 2 या 3 सेकंड लगने वाली है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो हमारी जो संख्याएं वो कितनी दी हैं, देखो जब अनुपात होता है वो x के फॉर्म में होता है, 10x प्लस 15x और प्लस 24x, ये हमारी संख्याएं दी हैं। और यदि तीनों संख्याओं का योग, क्या योग कितना दिया है, अब इनको योग करेंगे तो कितना, 15, 25 और कितना हुआ 49x, और इनका योग दिया कितना 98। तो x बराबर कितना आ जाएगा 98/49, तो 49 दूनी
98, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 48 है। कितनी, 48। तो 50 और 48 कितने हो गए, 98। ठीक है ना। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो कितना है, 48 है। आशा करता हूं कि तुम्हें तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि बेसिक को पहले अच्छे से समझें, थोड़ा सा दिमाग में उसे ना सोचें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो अपने आप तरीके जनरेट होने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़की यहाँ 5:3 के अनुपात में थे, और 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो गया। तो इसमें ध्यान रखना, टोटल कैंडिडेट थे वो कितने थे, 400। कौन, बॉयज एंड गर्ल्स। तो जिसमें से जो बॉयज थे वो 5 गुने थे, और गर्ल्स थी वो 3 गुनी थी, और टोटल मिला के 5 3 कितने हुए, 8x। तो 8x बराबर 400, तो x बराबर कितने हुए, 50। कितने हुए, 50। तो 5x का मतलब कितना हुए, 250, और इसका मतलब कितने हुए, 150। तो 150 लड़कियां और 250 लड़के। अब इसमें कह रहे हैं कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो इसमें 50 लड़कियां ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी कितनी, 200, और बॉयज कितने हैं, 250। तो इनमें जो अनुपात होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 5:4। यानी कि 50 लड़कियों के और आ जाने से लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या क्या होगी। अब 150 योग है, तो देखो 3 और 2 3 गुना और 2 गुना, टोटल गुना कितने हुए, 5 गुना, और 5 गुना कितना है, 150। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, क्योंकि 5 तिया 15। x की वैल्यू यदि 30 है। अब इसमें पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या तो 2 है, और 2x का मतलब होगा 60। कितना, 60। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तीन कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 कक्षाएं x, y और z। तो शुरुआत में इनको अपन ABCD ले सकते हैं, ABC, 3 क्लास हैं। तो शुरुआत में जो अनुपात था वो था 4x, 5x और 3x। अब इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक में कितने 15 कैंडिडेट बढ़ गए। कितने, प्रत्येक में 15 बढ़ गए, तो टोटल कितने बढ़ गए, 45। अब इनको ऐड करें अनुपात को, तो 5 4 9 9 3 12, टोटल कितने हुए, 12x। अब इसमें प्रत्येक में 15 छात्र बढ़ गए, तो टोटल बढ़त कितनी हुई, 45 लोगों की। कितने, 45 छात्रों की। और बढ़ने के बाद अनुपात क्या हो गया, 5 6 4। क्या हो गया, 5 6 और 4, और इनको ऐड किया तो कितना हो गया, 15x। तो पहले 12x थे, अब 15x हो गए, तो बढ़त कितने की हुई, तो बढ़त हुई यहाँ पे कितने की, 3x की। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 15 बढ़े, तो टोटल कितने बढ़े, 45। यानी 3x का मान कितना हो जाएगा, 45। तो x का मान हो जाएगा कितना, 15। यानी 3 से कट जाएगा 15 बार, तो x का मान 15 हो गया। तो इसका मतलब x का मान कितना है, 15 है। तो इसमें पूछा गया प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने थे। तो तीसरी कक्षा में तो 3x थे, तो 3 × 15 यानी कि 45। कितने थे,
45 छात्र थे तीसरी कक्षा में। इसमें ध्यान रखना कि देखो अनुपात में ये 12 भाग थे और यहाँ पर 15-15 बढ़ गए, तो बढ़ने के बाद कितने भाग हो गए 15, तो टोटल भाग कितने बढ़े 3 भाग बढ़े। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल 45 बढ़े, तो 3 भाग को 45 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू से हम कोई भी वैल्यू पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या का कोई भी एक संख्या है 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो एक संख्या का 25% और 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, देखो 25 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 25 चौके 100 यानी कि 1/4 बराबर है दूसरी संख्या के 20% के, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो अभी अभी पिछली बार हमने देखा था a/4 बराबर b/5, तो a का मान 4 है और b का मान 5 है, तो दोनों संख्या में अनुपात क्या होगा, या ऐसा कर लो b को इधर ले आओ 4 को उधर ले आओ, तो a/b बराबर आ जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4/5। अगले टाइप के जो सवाल हैं वो है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न, जिसको हम कंटिन्यू रेशियो भी कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है x अनुपात y बराबर दिया है 2/3, और फिर दिया है y अनुपात z और बराबर दिया है कितना 2/1, 2/1, और पूछा क्या है x अनुपात y अनुपात z। तो इसमें तरीका ये है कि x y के नीचे अपन क्या लिख लेंगे 2/3 लिख लेंगे, और y z के नीचे क्या लिख लेंगे 2/1 लिख लेंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है y की दोनों के लिए समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब समान कैसे हो सकते हैं कि भाई इसमें अपन 2 का गुणा कर दें और इसमें गुणा कर दें 3 का। तो अनुपात में ध्यान रखना, यदि एक संख्या में अनुपात की एक संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका दोनों संख्या में गुणा किया जाता है। तो ध्यान रखना ये तो 6 हो ही गया, तो हमने 6 रख लिया। जब इसको 6 किया 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें भी करेंगे और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 3 का गुणा किया तो 3 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो हमारा अनुपात आ जाएगा कितना 4-6-3। क्या आ जाएगा 4-6-3। जो शुरुआत में सीख रहे हैं वो ऐसा करते हैं कि इसको खाली जगह और इसको खाली जगह मान लेते हैं, तो यहाँ पर वो क्या 3 भर देंगे और यहाँ पर 2 भर देंगे। तो बात वही हुई कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, हाँ यहाँ पर 2 भर देंगे तो बात वही हुई कि 4 हो गया। लेकिन ये तरीका तो किताबी है, बस अपन को ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन है वो समान होना चाहिए। तो जैसे इसको 6 करने के लिए 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया। यानी बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्यस्थता का काम करता है, उसको अपन को दोनों को समान करना होता है, यानी उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है इस प्रकार, और यहाँ पर ये अनुपात पूछा गया है, यानी चारों का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सभी को a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो देखो इसमें क्या लिख देंगे 1 4, और ध्यान रखना यदि इस प्रश्न में ऑप्शन हमारे पास होते तो हमें सवाल करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ए बी कितना है 1/4, और बी सी कितना है 2/1, और सी डी कितना है 1/2, 1/2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देखो
ये 4 है और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे क्योंकि b कैसा है, समान है। तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, किसका, 2 का, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो ये 2 बन गया। अब यहाँ पर c ये भी है और ये भी है, तो इसको भी 2 बनाएंगे और इसको 2 बनाएंगे तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 का गुणा इसमें भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर ये 4 आ गया, और यहाँ पर ये 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 2, हाँ ठीक है, और यहाँ पर आ गया 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1 4 2 4। देखो, जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं इसका और आसान तरीका भी बता देता हूं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया इस चीज को समझना जरूरी है। देखो, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ पर एक ब्लैंक है, और यहाँ पर भी एक ब्लैंक है, और एक ब्लैंक यहाँ पर है, और एक ब्लैंक कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखो, बगल वाली संख्या को रख देते हैं इस प्रकार, जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 और 4 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसको फिल कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और इनका करेंगे तो 8 आएगा, और इनका करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, और 2 से 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, और 2 चौके 8। तो इस प्रकार भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जैसे b दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों को सेम करना होता है, जो मैंने तरीका बताया। अगले सवाल में देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे दिया गया है पी क्यू, क्यू आर और आर एस। तो पी एस का मान अपन को पता करना है। कहाँ तक दिया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू 2 और 5, फिर क्यू और आर 1 3, क्यू आर 1 3 और आर एस 2 3, कितना, आर एस हो जाएगा 2 3। अब इसमें ध्यान रखना, हम यहां से शुरू करते हैं कि Q की वैल्यू ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या तरीका है कि इसमें 5 का गुणा कर सकते हैं। जब 5 का गुणा इसमें किया तो हमें 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको भी 15 बनाना है, अब इसको भी अपन को क्या 15 बनाना है, तो हमें इसमें 7.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं कि इसको अपन क्या करें, 6 बना दें। तो इसमें 3 का गुणा किया तो ये 6 बन गया, और इसमें 2 का गुणा करेंगे, और 3 का गुणा इसमें किया तो ये कितना बन गया, 9 बन गया, और ये 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, 6 हो गया। जब इसमें 2 का गुणा किया तो हमें इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये 2 बन गया तो 5 को भी अपन को 2 बनाना है। 5 को 2 बनाना है तो इसमें अपन 2 का क्या दे देंगे, 2.5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। थोड़ा सा सिंपल तरीके से लेना पड़ेगा, इसको अपन कंप्लीट ले लेते हैं। देखो, इसको फिलअप से करते हैं पहले। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, और एक ब्लैंक यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैंक है, और यहाँ पर एक ब्लैंक है। इनको भर देते हैं, 5 5, बगल वाले से भरते हैं, 3 2 और 2 और 1। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये कितना 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन इसमें पूछा गया P और S, तो P का मान 4 है और S का मान कितना है 45, तो P अनुपात S आ जाएगा 4:45। कितना जाएगा 4:45। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार y इक्वल टू, देखो ये रेशियो इस प्रकार दिया गया है, x इक्वल टू 1/3y दिया है। तो इसमें ध्यान रखना x बटे y को नीचे ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1/3, और उधर दिया है y बटे z बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें पूछा गया x अनुपात y अनुपात z, तो xy कितना 1:3 और yz कितना 1:2। तो यहाँ पर ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों वैल्यू समान होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, यदि इसको 3 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यानी 1, और यहाँ पर ये 3 हो गया, और 3 दूनी 6, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 3 6, एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा। अगला है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। देखो, सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपए 2 3 5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। जब इसमें सवाल में केवल यही पूछता सबसे अधिक धन किसको मिला, तो जिसका अनुपात ज्यादा है उसी को सबसे ज्यादा धन मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे 5 3 और 2 टोटल हिस्से कितने किए गए, 5 3 8 2 10, टोटल हिस्से किए गए 10 तीनों के मिला के, और वो बराबर हैं 2400 के। तो यहाँ पर जो एक पार्ट का मान आया वो आया 240। लेकिन इसने पूछा गया है कि भी अधिक किसको मिला और कितना मिला, तो सिंपल सी बात है, 5 किसको, टोनी को। टोनी को कितना मिला 5 भाग, और 5 भाग बराबर हैं 5 इंटू ये हो जाएंगे कितने 1200, कितने हो जाएंगे 1200। अगला सवाल देखते हैं। ABC में 3500 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि AB और BC इस प्रकार है, तो B को कितना मिला। तो यहाँ पर A, B और C तीनों निकालेंगे, AB 5 4 और BC 3 2। तो यहाँ पर इन दोनों को सेम करना है, तो हमें पता है सेम करने के लिए इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो इसमें अपन 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और इसमें हम 3 का करेंगे तो 5 3 ये कितना हो जाएगा 15। तो हमारा रेशियो आ गया कितना 15 12 और 8। लेकिन इसमें पूछा गया है कि B को कितना प्राप्त हुआ, तो B को प्राप्त हुआ 12 भाग, और टोटल भाग कितने हैं 12 8 20 और 20 और 15 35, यानी 35 भाग में से कितना मिला इसको 12 भाग, और टोटल कितने हैं 3500 रुपए। तो 35 से 35 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1200 रुपए। अगली बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2000 रुपए PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दोगुना और Q को R का आधा। तो देखो P को किसका Q का दोगुना, तो 2:1, और फिर दिया है P को Q का दोगुना तो हो ही गया, Q को R का आधा, Q को किसका R का कितना मिला आधा, आधा मतलब 1:2, Q को आधा मिला। अब इनको लिख दो PQR, यानी 2 1
और 1 2। तो यहाँ पर ये दोनों समान ही हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 1 2। क्या लिख सकते हैं? 2 1 2। 2000 रुपये को फिर इस बार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। तो इसमें हम बांट चुके हैं 2:1:2 में। टोटल भाग कितने? 5 भाग। तो 5 पार्ट बराबर 2 1 2 कितने? 5 पार्ट बराबर कितना? 2000। तो 1 पार्ट बराबर कितना आएगा? 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मिलेंगे 800, इसको 800 और इसको 400 और इसको फिर 800। 8 8 16 16 4 20, यानी कि कितना हो गया? 2000। तो ये हमने बांट दिए। अगला सवाल, कोई धन PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 है तो P का R के भाग में P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सवाल को देख लेते हैं। कोई धनराशि PQR में यानी 3 लोगों को 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग कितना है? 1500, तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात करना है। तो एक की वैल्यू दी गई है। क्या है इसमें? P, Q और R 3 5 और 7। यहाँ पे दिया गया है कि Q का भाग कितना है। देखो ये x के फॉर्म में लिखा जाता है रेशियो। तो 5x की वैल्यू कितना दिया है? 1500। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5 से काट दो, 300। कितनी होगी? 300। अब यहाँ पर देखें कि P और R के भागों में कितना अंतर है? 7 और 3 के बीच 4 पार्ट का अंतर है। और 4 पार्ट बराबर हो जाएगा 4 × 300, यानी कि कितना? 1200। यानी अंतर कितना आ जाएगा? 1200। अगला दिया है 2030 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमशः 15, 10 और 5 घटा देने पर उनमें जो अनुपात आए 8 7 5 का अनुपात आए। कब? घटा देने पर। तो टोटल जो रुपए हैं, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 2030 रुपए। अब इसको किस में? ABC में, A, B और C में इस प्रकार बांटना है कि देखो A से कितना? 15 और B से 10 और C से यदि अपन 5 घटा दें तो टोटल मिला के कितना? 15 10 25 30 घटा दें, कितना? कुल मिलाकर 30 घटा दें तो उनमें अनुपात कितना हो जाता है? 8 + 7 + 5, इतना हो जाता है। तो तीनों को मिलाकर कितना? 30 घटाया गया और टोटल कितना था? 230। और 2030 में से यदि 30 गया तो हमारे पास कितना बचा? केवल 2000 बचा। और इनको ऐड करेंगे तो 15 5 20, कितना हुआ? 20x और बराबर कितना? 2000। 20 से 20 कट गया और x की वैल्यू कितना आ गया? 100। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो अब ध्यान रखना, x की वैल्यू यदि 100 है तो इसको मिले 800, इसको 700, इसको 500। अब ये कब हैं? जब घटा दिए गए। तो अब वापस यहाँ पे यदि जाएं तो यहाँ पर 800 में 15 जोड़ देंगे तो a को कितने मिलेंगे? 815 और b को कितने मिलेंगे? 710 और c को मिलेंगे 500 कितना? 5। तो हमने ये तीनों के लिए बांट दिया और तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 2030 रुपए आ जाएंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यदि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4, 8 और 16 घटा देने पर उनमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। ध्यान रखना, ऐसे वाले प्रश्नों में वो क्या कह रहे हैं कि कुछ रुपयों को बांटा जाता है और उन रुपयों में से सबसे अलग अलग कुछ पैसे हटा लिए जाते हैं और उसके बाद फिर अनुपात दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो पैसे हैं और उनमें से जो तीनों के लिए हटाए गए उन पैसों को माइनस कर लेंगे, तो वो जो पैसे बचेंगे उनके अनुपात में क्या कर देंगे, उनके अनुपात को क्या कर देंगे, बराबर। जैसे राम, श्याम, मोहन टोटल कितने हैं, 1228। ठीक है, अब इसमें से राम, श्याम और कौन, मोहन। तो राम के लिए कितने, 4 रुपए, और श्याम से कितने, 8 रुपए, और मोहन से कितने, 16 रुपए घटाए गए, और टोटल मिला के कितने घटाए गए, 12 और 16 कितने, 28। टोटल कितने घटाए गए, 28 रुपए। जब इसमें से 28 घटा लिए गए तो हमारे पास कितने बचे, 1200 रुपए, और 1200 रुपए को बराबर कर देंगे इनके अनुपात के। अनुपात कितना, 1, 2, 3, यानी 1x, 2x, 3x, टोटल कितने हुए, 6x। तो इससे काट दिया 200, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू यदि 200 है तो देखो इनमें जो अनुपात था कितना था, राम के लिए कितना था, 1, और श्याम के लिए कितना था, 2 भाग, और इसके लिए मोहन के लिए 3 भाग। तो जिसके लिए 3 भाग था तो वो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600, और 600 में 16 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 616। अब इसके लिए 2 भाग था तो 408 कितना आ जाएगा, 408 हो जाएगा श्याम के लिए, और फिर इसके लिए 1 भाग था और 4 इससे लिए गए तो 204, और इन सभी को ऐड करेंगे, 4, 2 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 1228। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे मोहन को कितने मिल रहे हैं, 616 रुपए। तो अब यहाँ पे प्रश्न आए हैं अगले टाइप के जो आधारित हैं सिक्कों पर। देखो सिक्कों पर आधारित प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें इस प्रश्न के माध्यम से हम इसके कंसेप्ट को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन किसकी, सिक्कों की। तो सिक्के काय काय के हैं, एक तो 1 रुपये का है, दूसरा 50 पैसे का है, और अगला 25 पैसे का है। और सिक्कों की संख्या संख्या जो दी है, संख्या का अनुपात दिया है वो दिया है 1 गुना, 4 गुना और 4 गुना। और अगर इनका रुपये बनाए जाए तो देखो एक एक के रुपए का जो अनुपात होगा, क्या, जो रुपए का जो अनुपात होगा वो होगा कितना, 1, और 50-50 के 4 सिक्कों से बनेंगे कितने, 2 रुपये, और 25-25 के 4 सिक्कों से बनेंगे कितना, 1 रुपये। तो ये क्या हो गया, रुपयों का अनुपात। यदि उनका कुल मूल्य कितना है, 200 है, जबकि रुपयों का अनुपात कितना दिया, 1x, 2x और 1x, यानी टोटल कितना हुआ, 4x। तो वो कितना दिया है, 200। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 50 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपये। तो ये हो जाएंगे 50 रुपये इसके लिए, और 100 रुपये इसके लिए, और 50 रुपये इसके लिए। यानी 50 रुपये के एक एक के सिक्के हैं, और 100 रुपये के 50-50 के सिक्के हैं, और 50 रुपये के 25-25 के सिक्के हैं। तो यहाँ पर 50 रुपयों का जो सिक्के बनेंगे वो बनेंगे कितने, 50। लेकिन 100 रुपये में से 50-50 के जो सिक्कों की संख्या होगी
वो होगी कितनी, 100 गुणा 2, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 200। और यहाँ पर 1 रुपए में से 4 सिक्के बनेंगे, तो 50 का गुणा कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा कितना, 200। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 200 है, यानी कि 200। तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखो इस वाले प्रश्न में ध्यान रखना कि ये सिक्कों का मान है और ये सिक्कों की संख्या है, और इसके मान का सिक्कों की संख्या में गुणा करके रुपए बन गए, तो रुपयों का अनुपात हो गया 1:2:1, यानी कि टोटल 4 गुने हैं, और 4 गुने हैं 200 के बराबर, तो 1 गुने की वैल्यू 50 आ गई। तो मतलब 1 रुपए का जो वेटेज है 50 है, और 50 पैसे का जो वेटेज है वो 100 है, और 25 पैसे का जो वेटेज है वो 50 है। तो 50 रुपए के यदि 25-25 के सिक्के हैं तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 200 होंगे। अगले सवाल को देखते हैं। एक संदूक में 50 1 रुपए, कितना, 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, ये क्या दिया है, अनुपात दिया है किसका, संख्या का, यानी सिक्कों की संख्या का कितना, 4 3 8, 4 3 8। तो ये 4 सिक्के हैं, तो इसका जो रुपयों का अनुपात बनेगा, रुपयों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4 रुपये, और यहाँ 1.5 रुपये, और 1.5 रुपये का मतलब होता है 1.3 रुपये, और यहाँ पे बनेंगे कितने, 2 रुपये। तो टोटल मिला के 4 2 6 7 7.5 रुपये, यानी 7.5 हिस्से बने रुपयों के हिसाब से। तो यहाँ पे 7.5 x बराबर टोटल कितना है, 150। यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 75 दूने 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 30, और ये हो गए 40, गुणा कर दिया 20 का, x की वैल्यू है ये, और इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, 80, 80 30 और 40। तो ये जो आया है वो क्या आया है, रुपए आए हैं, क्या आए हैं, रुपए। ध्यान रखना ये क्या थे, टोटल रुपए, यानी कि 80 रुपए इसमें, 30 रुपए इसमें और 40 रुपए इसमें, उन तीनों को जोड़ेंगे तो 150 रुपए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि तो रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो रुपए के जो सिक्के होंगे, देखो 40 रुपए का वेटेज 1 रुपए में है, तो हम 80 में काय का गुणा कर देंगे, 1 का, क्योंकि 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, तो कितना आ जाएगा, 80। 80 सिक्के हैं 1 रुपए के। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। तो देखो यहाँ पे पहले बात हो रही है सिक्कों की, किसकी, सिक्कों की। सिक्के काय काय के हैं, 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और फिर दिया है सिक्कों का अनुपात, ये क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, 2 3 4, यानी ये 2 गुने हैं, ये 3 गुने हैं, ये 4 गुने हैं। अगर ये 2 गुने हैं तो इसका रुपयों में अनुपात, रुपये में अनुपात क्या होगा, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो वेटेज कितना हुआ, मतलब 2x, और 50-50 के 3 सिक्के हैं, मतलब कितना हुआ 1.5x, और यहाँ पर 4 हैं तो ये कितना हुआ 2x। और इन सभी
अनुपात को जोड़कर कितना हुआ, 4, 5, 5.5, कितना हुआ 5.5x, जबकि टोटल वेटेज दिया गया है कितना 180। कुल सिक्कों का मूल्य कितना है 180। देखो यहाँ पर जो 25-25 के 4 सिक्के हैं उनका क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा, यानी 1x। तो ये कितना हो जाएगा 4.5, और 4.5 को ले सकते हैं 9/2x, और बराबर कितना दिया है 180। तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू यदि 40 है तो 40 दूनी 80, और 40 का 3 गुना करेंगे तो कितना 60, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 40, तो कितने हो गए 180। अब इसमें पूछा गया है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो 40 रुपए के यदि 25-25 के सिक्के हैं तो 40 रुपए की जो संख्या बनेगी 4 चौक 16, 16 यानी 160 सिक्के बनेंगे 25-25 के, और यहाँ पे सिक्के जो बनेंगे 6 दूनी 12, 120 बनेंगे, और यहाँ पर केवल 80 बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है 160 वो किसकी है, 25 पैसे के सिक्कों की है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 25, 50 और 20 के सिक्के, 150 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। कितना दिया है 25, 50 में 25 पैसे के 50 और 20 के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि 25 पैसे के 50 सिक्के हैं और 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो सिक्कों की संख्या ये है, और इसमें जो अनुपात आएगा वो आएगा 50 एकम 50 और 50 तिया 150 और 50 चौके, यानी 1:3:4, यानी पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1:3:4। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की जो कीमत है वो कितना 25, 20 और 10। तो कीमतों के अनुपात की बात करें 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 5:4:2। आसान सा प्रश्न है, समझ में आ गया। देखो यदि इसकी टोटल कीमत का पूछा जा रहा है तो इसमें अपन क्या करेंगे 50 का 25 से गुणा करेंगे तो इसके जो टोटल पैसे बनेंगे कितना, इतना हो जाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि भाई इसके अनुपात और इसके अनुपात का गुणा कर दो तब भी वही अनुपात आएगा। तो 5 एकन 5, तो 5 आ गया, और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि इनकी जो टोटल कीमत होगी और कीमत कब आएगी, जैसे 25 के 50 पैसे हैं, अब 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितने जो भी आएंगे वो इधर आ जाएंगे, यानी 25 पंजे 125, और यहाँ पर 15 दूनी 30 इतना आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 2000। तो यहाँ से 0 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ अपन 25 से काट देते हैं, तो 25 पंजे 125 और 25 कितनी 12 बार कट जाएंगे तो कितने 300, और 25 अट्ठे 200। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हमने माना कि आय क्या है x है और व्यय क्या है y है। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी a की जो आय होगी और जो b को आय होगी वो कितनी कितनी होगी 5:3। इसका मतलब a की आय 5x है और b की आय
3x है। अब अपन बात कर लेंगे व्यय की। व्यय को बाई मान लेते हैं, तो a/b। तो a की जो व्यय है वो 9x है और b की जो व्यय है वो 5x है। तो हम जानते हैं कि जो बचत होती है वो आय में से व्यय को घटा के होती है। तो a की आय कितनी है 5x और व्यय कितनी है 9x और बचत कितनी है भाई, कितनी 1300। दूसरे में यदि देखें तो इसकी आय कितनी है 3x और व्यय कितनी है 5x और बचत कितनी है 900। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे दो समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, देखो इसको 5 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो इससे क्या होगा, ये कितना हो गया 15x माइनस 9 27x बराबर 13 3900। और इसमें कितना हो जाएगा 15x माइनस 5 पंजे 25x बराबर 9 पहिया 45। ये समीकरण 2 बन गया। तो ये संख्या छोटी है, यानी कि इसको घटा देते हैं तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 25 में से 27 प्लस हो रहा है, 25 माइनस के, तो यहाँ से बचा 2x और इसमें से ये घटाया तो ये बचा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300। यदि x की वैल्यू 300 है तो इस वैल्यू को यदि किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे 9 3 27 और 27 इधर जाएंगे, 27 और 1300 हो जाएंगे कितने 4000, यानी कि इधर से 5x बराबर आ जाएगा कितना 4000। तो 5 से काटा 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे ये ध्यान रखना ये बाई है, यहाँ क्या है ये बाई है, क्योंकि ये घटा रहे हैं, व्यय है, ये बाई है। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी 800 और 300। तो प्रत्येक की आय कितनी है, तो यहाँ पर देखो इसकी a की जो आय थी वो 5x थी, तो 5 इंटू और x की वैल्यू कितनी है 800, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी 4000। और b की आय की बात करें तो ये है 3 और मल्टीप्लाई बाई x यानी 800 यानी कि 24। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे आंसर हो जाए। तो अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें राम और श्याम की आय में ये अनुपात है तथा उनके व्यय में ये अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करता है तो राम की आय कितनी है। तो देखो यहाँ पे एक शब्द आया, जब प्रत्येक 4000 की बचत करता है, यानी कि दोनों अनुपात में जो डिफरेंस होगा हमें समान करना पड़ेगा। और ये ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं। चलो इस सवाल को देखते हैं। देखो राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है, यानी इनकम का। आय का अनुपात है 3:2, किसकी, राम और श्याम की। और व्यय का अनुपात क्या है, व्यय का अनुपात है 2:1। अब इसमें ध्यान रखना, आय में से व्यय घटाया तो हमारा क्या आएगा, बचत। क्या आएगा, बचत। तो बचत है वो दोनों में समान है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब समान करने के लिए एक तरीका है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पे अंतर 1 का, यानी कि बिल्कुल सही है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4000, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4000। ये डायरेक्ट ये आ गया। तो राम की आय कितनी है, तो यहाँ पर राम की आय कितनी है, 3 भाग है, तो 4 तिया 1200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 8000। अब ये जो खर्च कर रहा है वो 4000 कर रहा है, ठीक है ना। 800 में से 4000 खर्च करेगा तो 4000 बचेगा, और ये भी 4000 खर्च कर रहा है तो इसको कितना 8000 यहाँ पे होगा।
तो इतना आसान सा सवाल है जिसका आंसर है कितना, 1200। 12,000 होगा, सॉरी यहाँ पे ये 8,000 है, ये 4,000 है, यहाँ पे कितना है 8,000। अगला सवाल है, देखो इस सवाल को देखो, हम मानते हैं कि जो आय है किसकी, ए और बी, ए और बी की जो आय है, ए की आय x है और b की आय क्या है, y है। जब a खर्च करता है कितने, 60%, तो ये बचाएगा कितना, x का 40% बचाएगा, यानी 40% ऑफ x क्या होगी, सेविंग होगी। जबकि y की सेविंग कितनी होगी, क्योंकि y कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो इसकी जो सेविंग होगी वो 25% ऑफ y होगी। और इनकी जो आय का अनुपात दिया है वो दिया है 4:3। तो यहाँ परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा और 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पर 4 एकन 4 और 4 दूने 8, तो यहाँ से 5 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा, देखो 5 इधर हो जाएगा और 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा। यानी इन दोनों को मिलाकर, x और y दोनों को मिलाकर इनकी जो सेविंग है वो क्या है, 5:6 है। ये क्या है, दोनों की आय। तो हम जानते हैं क्या कि x प्लस y दोनों की जो आय है वो कितनी है, 33,000। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू ऐसे ले सकते हैं, y को इधर ले जाओ, यानी x बराबर 5y/6। तो 5y/6 और प्लस y बराबर 33,000। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 11/6 y बराबर 33,000। तो 11 से 3 बार कट गया और 36 18, यानी कि y का मान आ गया यहाँ पर। तो अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये लास्ट सवाल था, इसको देख लेते हैं। देखो ये कितना हुआ, यहाँ से 6 बचा, 36 18, यानी कितना आया 18,000। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गया, 18,000। तो ये हमारा क्या हो गया, y की वैल्यू हो गया। और यदि x की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से 18,000 घटा देंगे, तो 18 से कितने बचेगा, 15,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे जो प्रश्न अगले वाले वीडियो में कराए जाएंगे उसमें सभी में ऑप्शन दिए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। यानी कि काफ़ी प्रश्नों में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल अपन को चेक करना होगा कि आंसर कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।